दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जिसमें हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, जेआईसी प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ इतिहास के लिए है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है हम शुरू कर रहे हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। आपको बताना है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने का साक्ष्य किस प्राचीन सभ्यता में पाया गया है। ऑप्शन है आपके लोथल और कालीबंगन, बुर्जहोम और रंगपुर, रूपपुर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है बुर्जहोम और रंगपुर। बुर्जहोम और रंगपुर में गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राचीन भारतीय स्थल पर मिले हैं। दोस्तों बुर्जहोम कश्मीर में है और रंगपुर गुजरात में है। यहाँ पे जो उत्खनन हुए हैं वहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं और दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। आपको बताना है कि कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन है मोस्टेरियन, अस्चुलियन, ओल्डोवान और ग्रेसियन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ग्रोशियन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कि ग्रोशियन जो है प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियन, अस्चुलियन और ओल्डोवान ये प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है। वृत्ताकार गर्त गृह मतलब गड्ढे के आवास जो हैं उनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन है नौदा टोली, आहार, हड़प्पा या इनाम गांव। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों वृत्ताकार गर्तावास या गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गांव पश्चिमी महाराष्ट्र से हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। ऑप्शन देखिए कुलडीहमा, चिरांद, गुफकराल या लिंगसुगुर। तो सही उत्तर है दोस्तों, किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। तो ये पाषाणिक स्थल है लिंगसुगुर। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल ये लिंगसुगुर में मेडेव टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृदेवी की प्रतिमा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातृदेवी हमारे प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण अंग रही हैं। लेकिन प्रश्न है कि हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन है विंध्य घाटी के पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से और विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो सही उत्तर है दोस्तों विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक स्थल से हड्डी निर्मित मातृदेवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, महदहा, चोपनी मांडो, दमदमा या सराय नाहर। तो सही उत्तर है इसमें महदहा। महदहा ये जो स्थल है ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी कहाँ से। नर्मदा घाटी से, महानदी घाटी से, सोन घाटी से या फिर यमुना घाटी से।
सही उत्तर क्या है? तोबा ज्वालामुखी राख दोस्तों सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुई थी और तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिण पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। नरहन संस्कृति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मध्य पाषाणिक, नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक या प्रारंभिक ऐतिहासिक। तो सही उत्तर क्या है? गंगा नदी की नरहन संस्कृति दोस्तों ताम्रपाषाणिक से संबंधित है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन में ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन ये गोरखपुर जिले के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृतियों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन सा पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन, सोथी, मद्रासियन या विंध्यन संस्कृति। तो सही उत्तर है दोस्तों सोथी संस्कृति जो है ये पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर जिले में सोथी नामक स्थान से सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ और इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। तो ये पाषाण युगीन संस्कृति नहीं बल्कि मृदभांड के अवशेष यहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से या लोहा से। तो सही उत्तर है महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों लौह काल का जो समय काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? ऑप्शन है पटपरा, बाघोर, सिहावल या खितौनी। तो सही उत्तर है सिंहावल। दोस्तों मध्य सोन नदी घाटी के प्रारंभिक या प्राचीनतम भूतात्विक जमाव में सिंहावल आता है और सिंहावल, खुंतेली, पटपरा, बाघोर और खितौनी जमाव ये इनके क्रम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु पाषाण उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? आपको बताना है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित मतलब निम्नलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? निम्न पुरापाषाणिक, मध्य पुरापाषाणिक, उच्च पुरापाषाणिक और मध्य पुरापाषाणिक। तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। जो लघु पाषाण उपकरण है ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो माइक्रोलिथ दोस्तों माइक्रोलिथ जो हैं ये लघु पाषाण उपकरण है। लघु पाषाण उपकरण जो होते हैं ये आकार में छोटे हैं, आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर होते हैं और मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में जो है माइक्रोलिथ पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन देखिए बदमदुरई, अतिरम पक्कम, पल्लवरम और संगनकल्लू। तो सही उत्तर है दोस्तों 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो कि एक भूवैज्ञानिक रहे हैं, इनको हस्त कुठार पल्लवरम से प्राप्त हुआ है और पल्लवरम चेन्नई के समीप कुछ पाषाण निर्मित औजार जो है पल्लवरम चेन्नई के समीप है, यहाँ से प्राप्त हुए थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं तथ्यों को। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं और सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था और 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूटे को
किस वर्ष मिला था आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ये तिथि याद रखिएगा दोस्तों, 1863। 1863 में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट्स ब्रूस फोटे को सबसे पहले मिला था। अगला प्रश्न है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था। तो देखिए ऑप्शन है यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से, या रीटचिंग उपकरण। तो सही उत्तर है दोस्तों हस्त कुठार उपकरण ये बाईफेशियल शिल्प उपकरण था, यानी ये दुधारी शिल्प उपकरण था। भारत में सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूस फोटे ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से इसको प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फोटे ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था। तो सही उत्तर है 1863 में पल्लवरम से। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फोटे ने प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण पल्लवरम, जो कि चेन्नई के निकट है, वहाँ से 1863 में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है नवपाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या आद्य ऐतिहासिक काल से। तो सही उत्तर है दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल से सर्वाधिक हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव जाति कौन सी है। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मनुष्य, होमो इरेक्टस और निएंडरथल। तो प्राचीनतम मानव जात ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बानर मानव जो सीधा चलता था ये मध्य अफ्रीका में पाया गया था, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, और इसकी एक उपजात जिनजेनथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पूर्व रहते थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है चापर, ब्लेड, हस्त काटर या चॉपिंग से। तो सही उत्तर है ब्लेड से संबंधित है आधुनिक मानव होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था और इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार और मस्की। तो सही उत्तर है दोस्तों चिरांद, ऑप्शन बी आपका सही है। चिरांद से जो है हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के सारण जिले में चिरांद स्थित है। दोस्तों चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। और कर्नाटक में जो नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं, मस्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नसीरपुर, पिकलीहल और तेल्लेकोट। आंध्र प्रदेश में जो नवपाषाण कालीन स्थल मिले थे उसमें नागार्जुन कोंडा, उतनूर, फलवाय और संगनपल्ली थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नवपाषाण कालीन स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से। ऑप्शन देखिए, टोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है महगढ़ा। दोस्तों महगढ़ा से पशु बाड़े के प्रमाण मिलते हैं और ये प्रयागराज इलाहाबाद में मेजा तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक हैं। ऑप्शन है उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लेड और ब्यूरियन चारित्रिक उपकरण हैं किसके। निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के या नव पाषाणिक संस्कृति के। तो सही उत्तर है ब्लेड और ब्यूरियन ये उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो सही उत्तर है दोस्तों नव पाषाण काल से खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, क्योंकि खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नव पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है भीमबेटका, बागोर, महदहा या सरायनाहर।
तो सही उत्तर है महदहा। महदहा में आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां मिली हैं और महादहा दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के निकट कोरांव तहसील में, प्रतापगढ़ में और मिर्ज़ापुर में। तो देखा जाए तो चोपनी मांडो इलाहाबाद अब प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है और इस पुरास्थल की खुदाई के बीच जो कराई गई थी तो यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण पेबुल मिले हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद में कोरांव तहसील नहीं बल्कि इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे ये चोपनी मांडो स्थित है। तो अगर जो कोरांव तहसील हटा दिया जाए तो इलाहाबाद में बूढ़ी बेलन के किनारे मेजा तहसील में चोपनी मांडो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह काल। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों बागोर प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाण काल से संबंधित है और बागोर भीलवाला राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न आपको जानना चाहिए। भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। आप ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूस फूटे, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल और ए कनिंघम। तो सही उत्तर भारतीय प्रागैतिहास के जनक ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूटे को माना जाता है। और रॉबर्ट ब्रूस फूटे दोस्तों एक प्रसिद्ध ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोजें की थीं और इनको भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। अगला प्रश्न ही इसी से संबंधित है, किसे भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। तो आरबी फूट या रॉबर्ट ब्रास फूटे को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तरी पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में। तो सही उत्तर है पशुपालन का प्रमाण दोस्तों मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में मिलता है और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। ऑप्शन है कुल्ली, वैदिक, ईरानी या सुमेरिया। तो आपको बताना है दोस्तों प्राक हड़प्पा सभ्यता ये कुल्ली संस्कृति है और प्राक हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृति को कहा जाता है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कुछ काल हैं उनको क्रम से व्यवस्थित करना है, जैसे पुरा पाषाण काल, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल मतलब 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल 2 नंबर पर। उसके बाद आएगा नव पाषाण काल और फिर ताम्र युग। तो आप सही उत्तर बता सकते हैं 1 4 2 3। 1 4 2 3 जो है दोस्तों ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों का जो है वो महत्वपूर्ण क्रम है। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 4, फिर 2। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कालक्रम से व्यवस्थित करना है। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो इसमें आप सही ढंग से इसका उत्तर ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले देखिए उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आया। और पूरा पाषाण काल में जब आप देखते हैं दोस्तों
तो यहाँ पर देखा जाए कि पूरा पाषाण काल जो है 3 कालों में विभाजित है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा और तीसरा काल क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। नव पाषाण काल कांस्य युग आता है। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युगीन सभ्यता जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से आइए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहले पूर्व पाषाण युग आएगा, फिर आएगा आपका नव पाषाण युग, फिर आता है कांस्य युग और उसके बाद अंतिम में लौह युग। अगला प्रश्न है परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों उच्च पुरा पाषाण युग। उच्च पुरा पाषाण युग जो है इसको परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ऑप्शन हैं आपके हस्तकुठार, सल्क के बने फलक, हड्डी के औजार और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हस्तकुठार जो है ये पुरा पाषाण युग का औजार था। अगला प्रश्न देखिए, हैंड एक्स और क्लेवर ये उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के हैं? तो ऑप्शन देखिए और सही उत्तर है निम्न पुरा पाषाण काल। सही उत्तर ऑप्शन बी, हैंड एक्स और क्लेवर जो हैं निम्न पुरा पाषाण काल के ये उपकरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वही प्रश्न दोहरा रहा है, आपसे पूछ सकता है हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? तो हैंड एक्स क्लीवर आप जानते हैं निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो सही उत्तर है निम्न पुरा पाषाण काल में पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी और इसके पहले वो आग के उपयोग से परिचित नहीं था। और आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल के दौरान सीखा था। अगला प्रश्न है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? ये सही है या गलत? तो सही है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण काल जिसको नियोलिथिक कहा जाता है, सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में इसका नामकरण किया था और इनमें जो विशेषताएं थी नव पाषाण काल में कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना और मृदभांड बनाना शामिल था। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन देखिए लघु पाषाण कालीन उपकरणों का उपयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वो लघु पाषाण उपकरणों का या माइक्रोलिथिक उपकरणों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम शिकार था और ये लोग इनको कृषि का ज्ञान नहीं था, जिससे वो वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर करते थे। अगला प्रश्न है पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा वो क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मानव का मुख्य धंधा जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था उसका मुख्य धंधा आपका देखिए दोस्तों क्या था, ये शिकार करना था। पूर्व पाषाण कालीन में जो मानव था उसका मुख्य धंधा आपका शिकार करना होता था दोस्तों। तो सही उत्तर है शिकार करना पूर्व पाषाण कालीन मानव का प्रमुख धंधा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सामान्य अध्ययन में अंतर्गत भी। तो प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव और गिलुंद। तो सही उत्तर है दोस्तों मेहरगढ़ से प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए अब जो खोज हुई है उसमें प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इस खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से पाया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा से। उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा जो कि इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से चावल के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चिरांद, बुर्जहोम, लहुरा देव या सेनुवार? तो सही उत्तर है दोस्तों लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो सही उत्तर है लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। वही प्रश्न देखिए चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो सही उत्तर है कुल्डीहवा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख कुल्डीहवा में मिलता है। अगला प्रश्न है गंगा नदी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन देखिए सोहगौरा, इमलीडीह, लहुरा देव या झूसी? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लहुरा देव से गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से दोस्तों कायथा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं जो कि नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। दोस्तों कायथा संस्कृति एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक हैं। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति कहा जाता है और इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ताम्रपाषाणिक। देखिए ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर दोस्तों सही उत्तर है आपका वी.एस. काकड़कर। वी.एस. काकड़कर द्वारा ताम्र कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन एच.डी. संकलिया, ए.के. सोनकिया, बी.बी. लाल या जी.आर. शर्मा? तो सही उत्तर है दोस्तों हथनौरा। हथनौरा नर्मदा घाटी में स्थित पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म हैं और यहाँ जो खोज है ए.के. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? ऑप्शन है दमदमा, राखीगढ़ी, सहारा नाहर या हथनौरा? तो सही उत्तर है हथनौरा। हथनौरा से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी और आप जानते हैं कि ये हथनौरा नर्मदा घाटी में स्थित है और इसकी खोज ए.के. सोनकिया ने 1982 में किया था। अगला प्रश्न है प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? ऑप्शन है आपके निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों का इतिहास? तो जो प्रागैतिहास है वो निरक्षर समाजों का इतिहास था दोस्तों। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस राज्य के नाम पर नामित की गई थी? ऑप्शन देखिए राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति का नामकरण महाराष्ट्र के नाम पर किया गया था और जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जोरवे संस्कृति में नेवासा, दायमाबाद, काठे, झाम गांव ये पूरा स्थल, इसमें घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सही उत्तर है दोस्तों इनाम गांव में जोरवे संस्कृति के स्थलों से अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है और यहाँ से विशिष्ट प्रकार का मृदभांड मिला है जिसको मालवा मृदभांड कहा जाता है और नौदा टोली दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है किस संस्कृति का? तो आप जानते हैं जोरवे संस्कृति का स्थल है इनाम गांव। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है कश्मीर, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र या दक्षिण भारत। तो सही उत्तर कश्मीर से। दोस्तों, कश्मीर से फसल काटने के लिए आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन देखिए, बुर्जहोम, गुफ्फरकाल, मेहरगढ़ या चिरांद। तो सही उत्तर है दोस्तों बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। और बुर्जहोम की प्रमुख विशेषता गड्ढे वाले आवास हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन है चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार या पशुपालन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को शिकार का ज्ञान था। ऑप्शन सी है आपका सही। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर है आखेट या शिकार। और निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है आपके आमरी, मेहरगढ़, कोटदेजी या कालीबंगा। तो सही उत्तर आपका मेहरगढ़। दोस्तों, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये एक पुरास्थल है जहाँ से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन है मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में। तो ऑप्शन दोस्तों ये सही है, इन सभी में रहता था, क्योंकि कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं था। वो मचान बनाकर कंदराओं में या झोपड़ी में अपनी शरणस्थली बनाता था। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, आपको बताना है। कौसाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम या ब्रह्मगिरी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? कौसाम्बी जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, और शेष सभी स्थल जैसे नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी ये प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, नेवासा अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है, और नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त किया था? तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। दोस्तों, नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हुआ था। अनाज की उपज प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कृषि और अनाज की उपज दोनों नवपाषाण काल में हुई थी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि और अनाज दोनों की खोज नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि नवपाषाण काल में व्यक्ति ने खेती करना सीखा और वहीं से अनाज उपजाना भी सीखा। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए या शैल चित्रों के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उभारा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है ये है भीमबेटका। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका ये शैल गुफाएं हैं, और यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला में शैल चित्रों के प्रमुख जो है चित्र मिलते हैं। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों भीमबेटका। ये प्राचीन प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल और शैल चित्र, दोस्तों शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर भीमबेटका। और अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण कहाँ से मिले हैं, आपको बताना है। अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में और भीमबेटका के शैलाश्रयों में। तो सही उत्तर दोस्तों भीमबेटका के शैलाश्रयों या गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। बाद में अजंता और एलोरा में भी दोस्तों चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं।
इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, धार या होशंगाबाद। तो सही उत्तर है आपका प्राचीन प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं, जो कि प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के, भारतीय इतिहास से संबंधित प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व किया, जो विशेष रूप से जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ ये प्राचीन इतिहास जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है, उसके लिए भी, जो सामान्य अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे में पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।